Welcome once again. Welcome to Krishna Coaching. And today I'm going to start with you the topic of Parliament. इससे पहले मैंने एक सेशन लगाया पार्लियामेंट पर जिसे मैंने बेसिक्स करवाया था, तो ये पार्लियामेंट के टॉपिक के ऊपर सेकंड सेशन है। ठीक है जी, अब समझिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लार्जली कैसा है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, यानी बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल। हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के सिस्टम को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। दो तरह के फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वो कौन से, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री। जहां यूएसए में आपको मिलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इवन की स्विट्जरलैंड में भी आपको कौन सा मिलेगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यूके में, लेकिन इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में, इन सब जगह आपको मिलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, और हमारा जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है सेंट्रल लेवल पर, उसको हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट, डिफाइंड इन आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कहता है लोकसभा, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीन इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर बनता है क्या, पार्लियामेंट। कि ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन समझा रखी है। ओके, और आगे चलते हैं। जो पार्लियामेंट है, इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट सेंट्रल पोजिशन इन आर इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वो इस लाइन को इस्टेब्लिश करता है क्या, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, और आगे चलते हैं। तो 79 से 122 आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 गिवन इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 5 जो है ये 5 चैप्टर्स में फर्दर डिवाइडेड है। ऐसे ही पार्ट 6 जो इसका अगला है, जिसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट, वो आगे 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 2 3 4 5 6। चैप्टर 5 जो है, पार्ट 5 जो है वो आगे 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड, 1 2 3 4 5। क्लियर, और आगे चलते हैं। किसके बारे में बात करता है पार्ट 5, ऑर्गेनाइजेशन, composition, duration, officers, procedures, privileges and powers of the parliament। ठीक है जी, चलते हैं पहली हेडिंग की तरफ। पहली हेडिंग हमारे सामने आ रही है ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है जी, समझो हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, आर्टिकल 79 के हिसाब से 3 चीजों से मिलाकर बनती है, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा एक ही चीज है, और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल एक और नाम क्या पता चला हमें, लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का एक और नाम अभी जो मैंने बताया वो कौन सा है, वो है राज्यसभा। क्लियर, और आगे चलते हैं हम। 1954 में ये हिंदी नाम हमने एडमिट किए थे। अपर हाउस के लिए राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए राज्यसभा, एंड लोकसभा। ठीक है, ओके, और राज्यसभा ने अपना, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने अपना ये नाम अडॉप्ट किया, और हाउस ऑफ पीपल ने अपना ये नाम अडॉप्ट किया था इन 1954। ओके, फिर अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। ठीक है, इसको हम सेकंड चैम्बर भी कहते हैं और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। और लोकसभा is the lower house and also the first chamber and also the popular house। ये टेम्परेरी हाउस भी है, क्योंकि हर 5 साल के बाद, हर आफ्टर एवरी 5 इयर्स जो है डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा। ओके, जो पहला हाउस है यानी जो राज्यसभा है, ठीक है, वो स्टेट्स, द फॉर्मर रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ द इंडियन यूनियन। जबकि लोकसभा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि स्टेट्स के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी जो विधानसभा है, उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। जबकि लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल को। कैसे,
यहाँ पर होता है डायरेक्ट इलेक्शन, आम आदमी वोटिंग करता है, जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आम आदमी वोट नहीं करता। इलेक्टेड एमएलएज वोट करके राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, इलेक्टेड एमएलएज। और कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं? अब भारत में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, 8 यूटीज हैं, तो 28 स्टेट्स प्लस 2 यूटीज, ऐसी यूटीज जो कि यूटी की 2 यूटीज ऐसी हैं जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो टोटल कितनी विधानसभा, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करती है राज्यसभा इलेक्शंस में? 28 प्लस 2 यानी 30। ओके, और आगे चलते हैं। Though the President of India is not a member of either house of parliament and doesn't sit in the parliament to attend the meetings, he is an integral part of parliament but not a member of parliament. वो member of parliament, member of either house नहीं होता president, वो बैठ के discussions में participate नहीं करता पार्लियामेंट में, ठीक है जी, मगर फिर भी वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 79। और आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखिए, दिस इज बिकॉज, हाँ, क्यों इंटेग्रल पार्ट है, वाई, क्यों प्रेजेंट इंटेग्रल पार्ट माना जाता है? एक बिल तब तक पास होकर एक्ट नहीं बनेगा जब तक दोनों हाउसेस से पास हो जाने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट उसको मिल नहीं जाता। तो प्रेसिडेंशियल एसेंट बड़ा जरूरी है एक लॉ बनने के लिए। इसलिए प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। ओके, कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ओके, कैसे? पार्लियामेंट को समन करना, बुलाना, सेशन को खत्म करना और कहना काम खत्म हुआ, सब अपने घर जाओ, अब अगले सेशन में मिलेंगे। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हर 5 साल के बाद, या फिर बीच में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर। क्लियर? और एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, दोनों हाउसेस को ज्वाइंटली भी एड्रेस करता है हर साल जो पहला सेशन होता है, प्लस जब भी नई लोकसभा का गठन होता है। फिर आर्टिकल 123 के तहत इमरजेंसी सिचुएशंस में, अर्जेंट सिचुएशंस में लॉ बनाता है, टेम्पररी लॉ बनाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय इशूइंग ऑर्डिनेंसेस। क्लियर? और ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। स्टेट लेवल पर गवर्नर अंडर आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करता है, और बाद में ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। फिर या तो उसको पास करके वो लॉ बना देंगे, या फिर उसको डिसअप्रूव करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके सीज टू ऑपरेट कर देते हैं। चलें आगे। देन जिन लोगों ने भारत के संविधान को लिखा, यानी फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर रिलाई किया, ना कि अमेरिकन पैटर्न पर। क्योंकि लंबे समय से हम ब्रिटेन के अंडर थे, तो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस और यहाँ की जनता ब्रिटिश सिस्टम से काम करने के लिए जो थी एक्स्टम्ड थी, ठीक है। और आगे चलते हैं। इन ब्रिटेन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारा लोअर हाउस लोकसभा, उनका लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उनका अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके, और वहां पर क्राउन, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट। ओके, और कॉन्ट्रास्ट कर लो इसको अमेरिका से। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इन यूएसए द लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस, हम जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए में उसे कहते हैं कांग्रेस, कंसिस्ट ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे यहाँ 3 चीज को मिलाकर पार्लियामेंट बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जबकि यूएसए में 2 चीजों को मिलाकर, 2 ही चीजों को मिलाकर बन जाता है लेजिस्लेचर, और वो है अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस, ये फर्क है अमेरिकन और इंडियन पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। क्लियर? और आगे चलते हैं।
जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें खास करके दो ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हाथों में हाथ डाकर चलते हैं। देखिए, मोंटेस्की मोंटेस्क्यू की जो थ्योरी है, फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू की, कि जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ये अलग अलग काम करने चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कोई भी मिक्सिंग ना हो, कोई भी मिक्सिंग ना हो, कोई आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जुडिशरी का भी मेंबर हो और एग्जीक्यूटिव का भी, या एग्जीक्यूटिव का मेंबर हो लेजिस्लेचर का भी, और जो जुडिशियल मेंबर है वो साथ साथ लेजिस्लेचर का भी मेंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है एक्चुअल थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। किसने दी थी? फ्रेंच फिलोसोफर था मॉन्टेस्क्यू, IEO। क्लियर? वो कहता था चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस को अचीव करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, कि हर ऑर्गन चेक रखेगा बाकी दो ऑर्गन्स पर, इससे बैलेंस मेंटेन रहेगा, कोई भी ऑर्गन मिसयूज ऑफ पावर नहीं कर पाएगा। ओके। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दे मूव हैंड इन हैंड, क्योंकि जो मंत्री लेजिस्लेचर का मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव का मेंबर भी बनते हैं। हर मंत्री एग्जीक्यूटिव का मेंबर माना जाता है, पर मंत्री लिए कहां से जाते हैं? लेजिस्लेचर में से। इस कारण से द वॉल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज अ वीक वॉल। क्लियर? और आगे चलते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइजेस ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ये मिलके ही चलते हैं। ओके। और तो मैंने बताया था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री होती है। ओके। और in parliament, like the crown in parliament in Britain, the presidential form of government on the other hand lays stress on the separation of legislative and वहां यूएसए में जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां सेपरेशन ऑफ पावर बेटर है। इस ओके, उन दोनों के अपने फायदे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज अ कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर ऑफ कांग्रेस। ओके। और आगे चलते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ टू हाउसेस। सबसे पहले हम राज्यसभा की कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 250। एक्चुअली है कितना? 245। क्लियर? और 250 की बाइफर्केशन क्या है? 238 प्लस 12। 12 कौन है? नॉमिनेटेड पीपल ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। कहां दिया है? 80 क्लॉज 3 में। 238 कौन है? इलेक्टेड। इलेक्टेड कौन वोटिंग करेगा? इलेक्टेड एमएलए वोट करेंगे। क्लियर? जो बता चुका हूँ, 238 जो है ये आएंगे स्टेट्स में से और 12 आएंगी नॉमिनेटेड एरिया जो कि विलेज एरिया से। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। 229 members represent the states, 4 members represent the UTs and 12 members are nominated by the president। क्यों? ये जो 238 हैं ये सिर्फ नॉमिनेट तो है, ठीक है, मगर नॉमिनेशन कहां से होगी? ये होगी कहां से? ये देखो, 238 है इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी इलेक्टेड एमएलए वोट करेंगे। क्लियर? और 12 जो है ये है कौन? नॉमिनेटेड। नेक्स्ट, दी Rajya Sabha has 240 out of the 229 members represent the states, 4 members represent the UTs, and 12 members are nominated by the president. Then 12 आदमी अंडर आर्टिकल 80 क्लॉज 3 नॉमिनेट होते हैं और गवर्नर नॉमिनेट करता है। फोर्थ शेड्यूल क्या बात करता है कि किस स्टेट को, किस विधानसभा को कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी। ओके। देन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अब इलेक्टेड एमएलएज वोट करके चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में। ओके, और जो वोटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा ही होगी। ओके, फिर जो सीटों का बंटवारा होता है स्टेट वाइज की, राज्यसभा में इतनी सीटों पर इलेक्शन होगा, ठीक है, और हिमाचल में कैसे, हरियाणा में कैसे, ये डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। द सीट्स आर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और ये 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है। Has the number of representatives varies from state to state. उत्तर प्रदेश जो हाईली पॉपुलेट है वहां से 31 मेंबर राज्यसभा में आते हैं, जबकि त्रिपुरा सिर्फ एक ही आता है। क्लियर? यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में 50 स्टेट्स को मिलाकर यूएसए बनता है। सबसे 2-2 मेंबर आते हैं, टोटल 100 मेंबर का है अपर हाउस यानी कि सीनेट। हमारा राज्यसभा पर अपर हाउस है, ठीक है, पर वहां पर हर स्टेट से फिक्स नहीं है कितने लोग आएंगे। और आगे चलते हैं। However, in USA, all states are given equal representation in the Senate, irrespective of their population. USA has 50 states, and Senate has 100 minus 2 from each state. Then, representation of UTs. 2 UTs ऐसी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें अपनी विधानसभा है। ओके, the representatives of each UT in Rajya Sabha and indirectly elected by the members of an electoral college. समझिए, हर यूटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कैसे आएगा? इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, और दिस इलेक्शन इज आल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस, ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा और सिंगल ट्रांसफर वोट के द्वारा होगा। समझ में आया जी? इसका क्या मतलब निकला? राज्यसभा के हर मेंबर का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होगा, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, और दिस इलेक्शन इज आल्सो मेड this election is also held in the system of proportional representation single transferable vote। ये मैं करवा चुका हूं। और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा विधान परिषद नहीं है। अब कितनी यूटी हैं? देयर आर 8 यूटीज इन इंडिया एट प्रेजेंट, क्योंकि 2 नई यूटीज बनी थी, पहले 7 थी, 2 नई यूटीज बनी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके हिसाब से तो 9 होनी चाहिए थी, पर 8 यूटीज है। बताइए क्यों? देखते हैं कौन बताएगा। Why there are only 8 UTs and not 9 UTs? क्योंकि पहले 7 थी, फिर 2 और बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कोई बताएगा मुझे? चंडीगढ़ की, और सर सॉरी, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब दोनों का काम करता है यूटी का। क्या हो गया? उसको मिला के पहले जो थी वो 7 यूटीज थी, 2 और बन गई, ठीक है, हो गया 9। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ आज डेट में 8 है, एक कहाँ गई? एक तो सर पहले ही थी। ऐसा है, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली ये अलग अलग गिनी जाती थी, पर अब ये एक ही यूटी बन गई है। क्लियर? ये फर्क आया है। दिस इलेक्शन आल्सो हेल्ड इन अकॉर्डेंस, ये हो गया। आउट ऑफ द 9 यूटीज अब कितनी रह गई हैं? 8 यूटीज। ओनली 3 दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ठीक है। अब ठीक है जी। The populations of other 6 UTs are too small to have any, जैसे चंडीगढ़ का कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में नहीं बैठता, ठीक है, तो छोटी यूटीज का कोई नहीं है, बस दिल्ली और पुडुचेरी को ये मिली हुई है। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स 80 क्लॉज 3 के हिसाब से 12 मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट,
साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। ठीक है जी, इनको नॉमिनेट करता है कौन? प्रेसिडेंट। इफ दे हैव अ स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल, मैक्सिमम 12 करेंगे। ठीक है जी, एमिनेंट पर्संस को ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्यों? ताकि उनको इलेक्शंस ना लड़ने पड़े। अमेरिकन सीनेट में कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। ओके, अब हमारा राज्यसभा वाला कॉम्पोजिशन का टॉपिक ज्यादातर हो गया है, हम अगले सेशन में करेंगे लोकसभा। इसके साथ ही मैं इस सेशन को एंड करता हूं। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। शुड आई एंड द सेशन?